जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या आप उनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं? मैं कहता हूँ ये भगवान का एक वरदान हमारे को मिला हुआ है मोदी के रूप में। ऐसा प्रधानमंत्री कभी देश में नहीं हुआ है। क्या तो आप थोड़ा उदाहरण बताइए। अच्छा, अदानी अंबानी कोई नरेंद्र मोदी ने तो बनाई नहीं। इससे पहले मैं आपको दिखा दूंगा कितना इनका व्यवसाय था। तो कितने और भी, मैं नाम नहीं लूंगा, बिरला टाटा, किसी का नाम लेना मैं लूंगा तो अन्याय होगा किसी के साथ जी। उनको कांग्रेस ने क्या समर्थन नहीं किया। व्यवसाय एक व्यवसाय है उनका और व्यवसाय कर रहे हैं। और मैं तो अंबानी के बारे में भी ये कहूंगा, लोग बेशक वो करते होंगे बुराई, कहना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा हमें अपने छोटे निजी स्वार्थ को छोड़कर देश के लिए सोचना चाहिए। नहीं तो विश्व के बहुत देश बर्बाद हो गए हैं और भारत ने इस कोरोना को भी एक अवसर में बदला है और भारत के प्रधानमंत्री को इसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए और भारत की जनता भी बधाई की पात्र है कि कोरोना। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. जी नमस्कार, मैं राजन लाइव फेस वार्ता कैमरे हमारे विचार आपके हिंदी समाचार पत्र न्यूज नेटवर्क। दर्शकों, आज के खास मेहमान है श्री नरेंद्र बिंदल जी। अब दर्शकों, वो भूतपूर्व काउंसलर रहे और उनकी शुरुआत कब, कहां, कैसे हुई, कैसे उनका राजनीति में प्रवेश हुआ, ये सारी जानकारी आपको देता हूं उनके माध्यम से। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे आप? बहुत बढ़िया। अच्छा सर, क्योंकि आपका जीवन राजनीति में, बहुत समय आपने राजनीति में बिताया और बड़े उतार चढ़ाव देखे, अगर आप अपने बारे में बताएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। देखो, राजनीति में मैं 89 से हूँ। उससे पहले मेरे पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जिम्मेवारी थी जी। मैं 80 से संघ का स्वयंसेवक हूँ। 83 में मैंने संघ का प्राथमिक शिक्षा वर्ग किया, 84 में प्रथम वर्ष किया, 85 में द्वितीय वर्ष किया, 90 में तृतीय वर्ष किया। संघ का शिक्षण होता है, संघ का एक अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक संघ। तो मुझे 89 में भारतीय जनता पार्टी नजफगढ़ जिले का मंत्री के रूप में दायित्व श्री मदन लाल खुराना जी, अच्छा, हाँ, उस समय प्रदेश अध्यक्ष होते थे, उन्होंने दिया था। उसके बाद में 4 साल तक नजफगढ़ जिले का मंत्री रहा, फिर पंजाबीबाग जिले का महामंत्री रहा, उसके बाद में 7 साल तक जिला अध्यक्ष रहा, फिर मैं प्रदेश मंत्री बना विजय गोयल जी के साथ। और उसके बीच में मैं काउंसलर रहा गुरु हरिश्चंद्र नगर वार्ड 41 से, और 2 बार मैं डिप्टी चेयरमैन रहा। अच्छा, डिप्टी चेयरमैन। आजकल मैं धर्म यात्रा महासंघ का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ और तीर्थ यात्राओं पे मैं अपना शोध का काम और तीर्थ यात्राएं करता हूँ, उस पर लोगों का मार्गदर्शन ये रखा। जी सर, बहुत सारी अभी आपसे बात चल रही थी तो आप कुछ पुस्तक भी आपने प्रसारित की। मैंने तीर्थ यात्राओं पे, क्योंकि मैंने 5 कैलाश, 5 केदार, 5 बद्री, सप्तपुरियां, 4 धाम और शक्तिपीठ 40 के करीब मैंने तीर्थ यात्राएं की हैं। तो मैंने उनके ऊपर अपने अनुभव लिखे हैं। मेरी धर्म यात्राएं एक संस्मरण 2 साल हो गए, माननीय श्री इंद्रेश जी के द्वारा उनका विमोचन हुआ था और 2900 किताबें मेरी मैं उनको दे चुका हूँ निःशुल्क। वैसे तो किताब की कीमत है, लेकिन जो मेरे से भेंट लेगा तो मैं निःशुल्क दूंगा उसको। मैं तो पैसे नहीं ले सकता, प्रकाशक अपने पैसे लेता है। अच्छा सर, राजनीति करते करते और आपने कुछ किताबों को लिखा और बड़ी बारीकी से आपने, जो इतने सारे धाम, बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो इतने धामों पे यात्रा कर लेते हैं, बड़ी भाग्य की बात है। और आपकी यात्रा के, अब मैं आपके साथ बैठा हूं तो मुझे लग रहा है कि वो सारी यात्राएं मैंने भी कर ली। देखो, धाम तीर्थ कभी भी आदमी खुद नहीं कर सकता, ये ईश्वर का वरदान होता है, ईश्वर का बुलावा होता है। ईश्वर हमें बुलाएगा तो हम जा पाएंगे, नहीं तो आप कितने भी सक्षम हो आप नहीं जा सकते। तो ये जी। अच्छा सर, आप निगम पार्षद लास्ट कब थे? मैं 2007 से 2012 तक गुरु हरिकिशन नगर वार्ड 41, जब दिल्ली नगर निगम एक ही था उस समय मैं निगम पार्षद रहा हूँ। मैं 2 साल तक डिप्टी चेयरमैन था वेस्ट जोन का। दिल्ली का सबसे बड़ा जोन होता है वेस्ट जोन, रजौरी गार्डन, वहाँ मैं डिप्टी चेयरमैन था 2 साल तक, 7 से 9। अच्छा सर, जब आप निगम पार्षद थे, आपने अपने क्षेत्र में कितना बदलाव किया? मैंने अपने क्षेत्र में ईमानदारी से जो काम करने चाहिए, जैसे पार्क है मेरे पास 183 पार्क थे, मैंने सब पार्कों में लाइट लगवाई। एक प्राइमरी स्कूल था, 2 प्राइमरी स्कूल थे, एक का भवन था, दूसरे का भवन बहुत जर्जर अवस्था में था, ज्वालापुरी आर ब्लॉक का, उस भवन का पुनर्निर्माण कराया। और पार्कों के सौंदर्यीकरण के लिए मैंने, जो बड़े पार्क थे हर कॉलोनी के, 15 कॉलोनियों में मैंने गेट बनवाए और आप जाओगे तो आपको अच्छा लगेगा उन पार्कों में। ये मेरा मुख्य काम। मैं जाऊँगा
तो मतलब आपने जो प्राथमिकता दी, आपने पार्कों को सौंदर्यीकरण रहे और सफाई को लेके आपने क्या मुहिम चलाई थी? सफाई तो देखो, रेगुलर एमसीडी में अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो स्टाफ बहुत मेहनती है। एमसीडी का सफाई का एक मुख्य काम है, और मेरे कार्यकाल में सफाई की कोई शिकायत नहीं थी। उसमें ढलाव अच्छे थे। 10 के करीब मैंने शौचालय मूत्रालय जो होते हैं वो नए बनवाए थे, जो आज भी काम कर रहे हैं। जितना भी बजट होता था। अभी आपने कहा कि आपने अपने क्षेत्र में सफाई को लेकर बहुत काम किया और एमसीडी हमेशा सफाई के लिए तत्पर रहती है, लेकिन अभी दिल्ली में कुछ हालात ऐसे थे कि कूड़े के ढेर में दिल्ली तब्दील हो गई थी। ये तो एक राजनीतिक मुद्दा है राजनीतिक मुद्दा इसमें, क्योंकि ये दिल्ली की, केजरीवाल की और एमसीडी की लड़ाई है। वो कभी केजरीवाल उनका बजट रोक दे लेता है एमसीडी की, उनको तनख्वाह देने को तनख्वाह नहीं होती, तो इसलिए उनको दिक्कत आती है। और तनख्वाह, अगर सफाई कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिलेगी तो काम क्यों करेगा, इसलिए उसने हड़ताल की और उसके लिए ये दिक्कत आई सबको। अच्छा सर, दिल्ली में ना अभी उपचुनाव है 5 सीटों पर। भारतीय जनता पार्टी के आप एक सिपाही रहे हैं, योद्धा है, तो क्या लगता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप वही बात बोलेंगे, लेकिन फिर भी आपका क्या रुझान है? भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल से लगातार निगम में काबिज है, जी, ईमानदारी से काम किया है, तभी भारतीय जनता पार्टी काबिज है, और 500 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ही विजयी होगी। अच्छा, इसका भी रुझान लगा सकते हैं कि आप कि अगर 500 सीटें अगर उपचुनाव में आई तो हो सकता है कि निगम में फिर से इस बार चौथी बार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो? भारतीय जनता पार्टी ही आनी चाहिए निगम में, क्योंकि बाकी पार्टियां केवल दिखावे के लिए काम करती हैं। अच्छा, और वोट लेने के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम करती लेकिन आम आदमी पार्टी भी इस बार पूरी तैयारी के साथ उतर रही है और कह रही है कि इस बार झाड़ू एमसीडी में चलेगी। है। आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, नए नए लोगों को सपने दिखाती है, और उन सपनों में लोग बहकावे में आ जाते हैं, फ्री के चक्कर में कुछ वोट दे देते हैं। उस ठीक है, चल रहा है उसका सिक्का केजरीवाल का, लेकिन निगम में जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया वो अद्वितीय है, बहुत अच्छा। सर, बात फ्री की हो रही है, तो बात जैसे कि आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि पानी फ्री, बस फ्री, बहुत सारी चीज़ें, मूलभूत सुविधाएं जो फ्री करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी मैनिफेस्टो में मैंने देखा कि उसमें भी उन्होंने कहा कि हम भी ये सब 200 लीटर पानी, 200 यूनिट। इस देश का दुर्भाग्य मैं कहूँगा कि भाई जो फ्री की एक आदत पड़ रही है लोगों को हरामखोर बना रही है। अच्छा, तो वो अच्छी बात नहीं है। लोगों को मिनिमम सुविधाएं, लोगों को स्वावलंबी बनाना चाहिए। सरकार का काम, उसको रोजगार दो लोगों को। अच्छा, लोगों को आप घर बैठे अगर फ्री में सब कुछ देने लग जाओगे, लोग काम नहीं करेंगे, और विश्व के कई देश इसी मुहिम में खत्म हो चुके हैं। अच्छा। और हम नहीं चाहते कि दिल्ली भी खत्म हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी कहना था अपने मैनिफेस्टो में कि हम भी ये सारी मूलभूत सुविधा। अब तो मजबूरी होगी है, वोटों का एक खेल है जो एक केजरीवाल ने किया है, तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूरन वही काम करने पड़ेंगे जी जो केजरीवाल कर रहा है। अच्छा, चलिए सर, देखिए आपने अपना मूल्यवान समय दिया। मैं भी कभी एक धाम की बिल्कुल यात्रा आपको तो भगवान बिल्कुल बुलाएगा। करूं। और मैं तो सबको यही कहता हूँ कि हमें सब कुछ, ये तन, ये शरीर, ये मन और ये धन सब भगवान ने दिया है और निःशुल्क दिया है। उसका ब्याज स्वरूप हमें भगवान को लौटाना चाहिए, ताकि भगवान हमसे ये चीज़ें ना ले। अच्छा सर, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या आप उनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं? मैं कहता हूँ ये भगवान का एक वरदान हमारे को मिला हुआ है मोदी के रूप में। ऐसा प्रधानमंत्री कभी देश में नहीं हुआ है। क्या आप थोड़ा सब- उदाहरण बताइए। जो आदमी 12 साल किसी गुजरात का मुख्यमंत्री रहा हो और 6 साल से भारत का प्रधानमंत्री रहा हो, जिसने कभी 1 घंटा भी फालतू विश्राम न किया हो, 4.5-5 घंटे जो सोता हो, और जो अपने परिवार के लिए भी नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा हो, केवल देश की सोचता हो सुबह से शाम तक, देश के अलावा उसकी सोच ही कुछ नहीं। उसके भाई, उसके परिवार वाले सारे अपना व्यवसाय कर रहे हैं, अपना काम धंधा कर रहे हैं, और एक आम आदमी की जीवन जी रहे हैं। और इससे पहले आप देखोगे कोई एक काउंसलर भी बन जाता है ना, तो कितने बड़े महल खड़े कर लेता है अपने। साइकिल पे चलने वाला बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता है, और ये प्रधानमंत्री वही, इसका एक मकान 50 गज का अहमदाबाद में है, जो वही पुराना मकान है, इसके नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं बड़ी, अपनी जो तनख्वाह भी जो देश के लिए खर्च देता है। ऐसे प्रधानमंत्री को तो नमन करना ही चाहिए। अच्छा, लेकिन कुछ लोगों का कहना है, आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के नेताओं का, कि ये अडानी और अंबानी की सरकार है। अच्छा, अदानी अंबानी कोई नरेंद्र मोदी ने तो बनाई नहीं। इससे पहले मैं आपको दिखा दूंगा कितना इनका व्यवसाय था, तो कितने और भी, मैं नाम नहीं लूंगा, बिरला, टाटा, किसी का नाम लेना मैं लूंगा तो अन्याय होगा किसी के साथ जी। उनको कांग्रेस ने क्या समर्थन नहीं किया। व्यवसाय एक व्यवसाय है उनका, और व्यवसाय कर रहे हैं,
और मैं तो अंबानी के बारे में भी ये कहूँगा, लोग बेशक वो करते होंगे बुराई। आज आप मोबाइल, मैंने जब 1995-96 में मोबाइल लिया था, मेरे ख्याल 16 रुपये मिनट या 32 रुपये मिनट ऐसा था, और आज हम 300-400 रुपये में अनलिमिटेड यूज कर रहे हैं। तो ये नहीं कि स्कीम में कंपटीशन बढ़ा है, और कंपटीशन में अंबानी का भी योगदान है। अंबानी ने भी देश के लिए काफ़ी काम किया है। सर लोग महंगाई से भी थोड़ा सा इस वक्त नाराज है। नहीं, महंगाई तो आप देखो, दाल जो कांग्रेस के राज में 200 रुपये तेल को लेकर थोड़ा, और जो घरेलू गैस के, ये देखिए, एक आप बताइए, जो कोरोना का पूरे विश्व में एक संकट आया है, इस कोरोना में देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया गया है। 9 महीने तक, 6 महीने तक, सितंबर तक तो सबके, नवंबर तक सबके राशन आया है, सारी सुविधाएं मिली। तो उनका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सरकार को कहीं ना कहीं से तो लेना ही पड़ेगा ना। तो हो सकता है बाद में कम हो जाए रेट। हाँ, रेट सरकार को कम करना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि सरकार थोड़ी ही स्थिति सुधरते ही पेट्रोल के, डीजल के रेट भी कम करेगी।